All right. So we were talking about the important bills from 2024 till 2019. ओके, 5 साल का हम लोग 4 साल का बिल कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। और अभी जो है 2023 वाले बिल्स में देखते हैं। इसके पहले का बिल्स वी हैव डन, द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल। आप उसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बिल का जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में on August 1st, 2023, and it aims to modernize the process of registration and regulations of periodicals. Okay, ये है, ठीक है, replacing the outdated Press and Registration of Books Act 1867. Okay, ये 1867 के एक्ट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इसमें जो है आपको देखना होगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। तो उसमें आप देखिएगा, तो ये जो बिल है ये एक्सटेंड करता है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को टू कवर पीरियोडिकल्स डिफाइंड एज पब्लिकेशन कंटेनिंग एनी पब्लिक न्यूज और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज, एक्सक्लूडिंग बुक्स और साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स। तो यहाँ पर जो है इस पीरियोडिकल्स एक्ट में कोई भी साइंटिफिक या एकेडमिक जर्नल जो है वो कवर्ड नहीं है, कोई भी किताबें कवर्ड नहीं है, लेकिन एनी पीरियोडिकल्स विच इज ओके विच कंटेन्स पब्लिक न्यूज और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज। तो इसमें हो क्या सकता है फ्रेंड्स, एनी आइडिया इसमें क्या हो सकता है? कैन आई से दैट इसमें यू कैन गो फॉर इंडिया टुडे। इंडिया टुडे विल बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल of this type of periodical because it contains public news or comments on public news. पब्लिशर्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। तो एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल होगा। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी के तरीके क्या होते हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। यूपीएससी का तरीका क्या हो, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई मेरे को बता सकता है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स आया है 2023 में, इस साल का है, मतलब 1 साल के अंदर आया है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कैन इट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री? कैन इट आस्क क्वेश्चन ऑन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? कैन इट आस्क क्वेश्चन ऑन 1823 regulations? कैन इट आस्क क्वेश्चन ऑन 1909 एक्ट? UPSC, rather than asking question on the press and registrations of periodical bill 2023, it will ask questions on all the draconian legislations that has existed in the British times, है ना? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना। दिस इज यूपीएससी हैबिट। ओके, ये क्या है, यूपीएससी का हैबिट है। इंडिविजुअल्स हु वेर कन्विक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स, unlawful activities or actions against the security of the state are prohibited from publishing periodicals. ओके, सो ये जो है इंडिविजुअल्स जो है जो कि टेररिस्ट एक्ट के लिए कन्विक्ट हो चुके, कन्विक्ट मतलब समझते हैं ना, उनके खिलाफ जजमेंट आ चुका है, अंडर ट्रायल्स नहीं। Unlawful activities or action against the security of the states are prohibited from publishing periodical. Foreign periodicals के लिए, for reproduction of foreign periodical in India, you require prior approval from the central government with registration procedures to be prescribed. अगर कोई बाहर का पीरियोडिकल है जैसे इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमैट, इस टाइप की जो पीरियोडिकल्स है, वो क्या होगा, आपको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, एंड द बिल एस्टैब्लिशेस द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया who will issue registration certificates for all periodicals. So this is a very new post, ध्यान से देखिएगा, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, this they will issue registration certificates for all periodical, and the press registrar general will maintain a register of periodicals. They will set guidelines for periodical titles, and they will verify circulation figures, and they have authority to revise, suspend or cancel registration. बेसिकली स्वीपिंग पावर्स दिया गया है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को इस मामले में। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंटिंग प्रेस जो है, इट कैन बी सबमिटेड टू द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस है, अगर आप
एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को। एंड द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जो है, ही कैन सस्पेंड अ पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन up to 180 days for various reasons, including false information, failure to publish continuously, or giving false particular. मतलब अगर आपका पीरियोडिकल, आपने कोई मैगजीन निकाला और उस मैगजीन में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है, या आप कंटिन्यूअसली अगर आप बोलते हैं कि मैं हर महीने पब्लिश करूंगा, और आपने अगर नहीं किया हर महीने पब्लिश, इफ इट इज अ फोर्टनाइटली यू हैव टू पब्लिश फोर्टनाइटली, इफ इट इज अ वीकली पीरियोडिकल वीकली करें, अगर ये मंथली है तो मंथली करें, ओके, बाई मंथली है तो बाई मंथली करें। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? व्हाई फेलियर टू पब्लिश कंटिन्यूअसली इज सीन एज अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन? एनी आइडिया यू गाइज माइट बी हैविंग रिगार्डिंग दिस? एनी आइडिया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये अगर कंटिन्यूअसली पब्लिश ना करे तो मलिशियस इंटेंट है, और जब भी सरकार के खिलाफ कोई एम्यूनिशन होगा इनके पास तभी ये पब्लिश करेंगे? अगर ये हर मंथली पब्लिश नहीं कर रहे, अगर आपने आपको मंथली पीरियोडिकल कह रहे हैं, तो अगर मंथली पब्लिश नहीं कर रहे तो ऐसा हो सकता है कि इनका एक मलिशियस इंटेंट हो कि मैं तभी इंफॉर्मेशन पब्लिश करूंगा जब किसी सरकार के अगेंस्ट हो या कुछ इंडिया के अगेंस्ट हो ऐसा इंफॉर्मेशन, ताकि इंडिया का सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी डिस्टेबलाइज हो पाए। I will say that registration may be cancelled for reasons such as having similar title to another periodical or the owner publisher being convicted of certain offenses. So registration जो है वो cancel हो सकता है for reasons such as having a similar title to another periodical or the owner publisher being convicted of certain offenses, जिसमें terrorism भी होता है। नाम अगर आपने कर दिया मुजीज मैगजीन, ओके, अगर आपने लिख दिया मुजीज मैगजीन और मैंने लिख दिया वही मुजीज मैगजीन, दोनों ने मुजीज मैगजीन के नाम से छापना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा? हम में से किसी एक का कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रेस रजिस्ट्रार जनरल किस तरीके से हमारे केस को देखता है। ठीक है, पेनल्टीज जो है दे कैन बी इम्पोज्ड फॉर पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन और फेलिंग टू फर्निश एनुअल स्टेटमेंट्स, नॉन कंप्लायंस विद रजिस्ट्रेशन डायरेक्टिव्स, इट मे लीड टू इम्प्रिजनमेंट। अगर आप नॉन कंप्लायंट है रजिस्ट्रेशन डायरेक्टिव से तो उससे क्या हो सकता है? आपको इम्प्रिजन भी किया जा सकता है। अपील्स अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिसीजंस और पेनल्टीज कैन बी मेड टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपेलेट बोर्ड। तो इससे क्या और आ रहा है? प्रेस और रजिस्ट्रेशन अपेलेट बोर्ड एस्टैब्लिश हो रहा है, जो कि 60 दिन के अंदर आपको जो है डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्लियर हो गया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपेलेट बोर्ड। इस पे क्वेश्चन पूछ लूंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पे जो है अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं ऑफशोर्स एरिया मिनरल अमेंडमेंट बिल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हो सकता है GS1 में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन जुलाई 27, 2023 and it proposes several amendments to the offshore areas mineral act 2002। तो ये किसको अमेंड कर रहा है? ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट 2002। What are the key provisions? तो composite license, they are introducing what? Introducing composite license। So ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस करता है composite license that combines rights for both exploration and production। तो ये जो बिल है ये क्या कर रहा है? composite license प्रोड्यूस कर रहा है कि जो आपको राइट जो है देगा किस चीज का? बोथ एक्सप्लोरेशन करके प्रोडक्शन करने का। मतलब आप समझिए यहां पर कंपोजिट लाइसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब एक लाइसेंस पे आप जो है, पहले क्या होता था? पहले एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस अलग होता था, प्रोडक्शन का लाइसेंस अलग होता था। आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको मिलेगा, सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए मिलेगा। और वहां पर एक बार आप एक्सप्लोर कर देते हैं, एक बार आप एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप ही उसको माइन करेंगे। समझ रहे हैं?
मतलब कि अंडमान सी में, ऑफशोर का मतलब क्या है? ऑफशोर मतलब ऑन इन द सी। अगर अंडमान में आपने निकाला, अगर तेल आपने खोजा, तो जरूरी नहीं है कि आप ही रहेंगे। तो क्या इससे इंसेंटिवाइज होगी कंपनी कि अगर आपने खोजा तो जरूरी नहीं है कि आप ही रहेंगे जो निकालेगा? इंसेंटिवाइज होगी। उनको पता है कि मतलब मेरे से खुजवा लेंगे, मेरे को कोई लुल्लू पुच्चू फाइंडर फी दे देंगे, बोलेंगे लो बेटा जाओ, 10% तुम्हारा फी है और आ जाओ साइड में बैठो, ओएनजीसी निकालेगी यहां से तेल। सो कोई प्राइवेट कंपनी आएगा, एनी प्राइवेट कंपनी कम एंड से कि सर मुझे एक्सप्लोर करने दीजिए, ताकि बाद में ओएनजीसी जो है आप अब मेरा तेल निकाल ले और फिर जो है आप मुझे 10% फी देके भगा दे। तो देर इज समथिंग नोन एज फाइंडर्स फी। अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, अगर आपको ऑयल मिलता है ऑयल फील्ड, और अगर आप नहीं, यू आर नॉट द सेम कंपनी एज हु हैज अगर आप, यू आर नॉट द सेम कंपनी हु इज ड्रिलिंग, तो क्या होगा? आपको एक फाइंडर फी दिया जाएगा, आपके जो भी प्रॉफिट्स आएगा उसका 10% आपको मिलता है, या वो वैरी करता है 10-20% डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज। तो ये इसमें क्या हो रहा था कि नॉट मेनी कंपनी वेयर एक्साइटेड अबाउट गेटिंग सेपरेट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लाइसेंस। होता क्या था कि ऑब्वियसली अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, वहीं से आप निकालेंगे, मेन प्रॉफिट आप लेंगे। लेकिन होता क्या था कि भाई एक्सप्लोरेशन किसी से करा रहे हैं, प्रोडक्शन किसी और से करा रहे हैं। प्रोडक्शन अपनी फेवरेट पीएसयू या किसी फेवरेट कंपनी को दे दे रहे हैं, एक्सप्लोरेशन आप करा रहे हैं। एक्सप्लोरेशन में मेन मेहनत है ना, प्रोडक्शन में क्या मेहनत है? जाओ वहां पर ड्रिल करना स्टार्ट कर दो। एक्सप्लोरेशन में मेन मेहनत है, आप इतना इतने दिन से घूमते रहेंगे, देर इज नो सर्टेनिटी। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अब एक कंपोजिट लाइसेंस लाया गया, बोला गया कि लीजिए, ओके, आप जो है कंबाइन कर देंगे, आप एक्सप्लोर भी कीजिए, प्रोड्यूस भी कीजिए, आपसे कोई नहीं छीनेगा आपका प्रोडक्शन राइट, ओके। लाइसेंसीज मस्ट कंप्लीट एक्सप्लोरेशन विद इन 3 years। लाइसेंसीज जो है दे मस्ट कंप्लीट एक्सप्लोरेशन विद इन 3 years, एंड इट इज एक्सटेंडेबल बाय 2 years अपॉन एप्लीकेशन, ओके। ये क्या है? एक्सटेंडेबल है अप टू 2 years अपॉन एप्लीकेशन, मतलब 3+2 के कॉन्फ़िगरेशन में ये लाइसेंस देगा। इफ मिनरल रिसोर्सेज आर कंफर्म्ड, द लाइसेंसी विल बी ग्रांटेड प्रोडक्शन लीज फॉर द एक्सप्लोर्ड एरिया। कंफर्म्ड, यहां पर आप समझ रहे हैं, अगर आपने खोजा तो आप प्रोड्यूस करेंगे। Exploration under a composite license is limited to an area of 30 minutes latitude by 30 minutes longitude. Production under a composite license is limited to an area of 15 minutes latitude by 15 minutes longitude. अब यहां देखिए, समझिए बात को, समझिए। अंडमान सी इतना बड़ा है कि नहीं? अंडमान सी, मान लिया कि ये मैंने लिख दिया अंडमान सी, ठीक है। तो अंडमान सी में उसको ब्लॉक्स में बांटा जाएगा फ्रेंड, उसको क्या किया जाएगा? ब्लॉक्स में बांटा जाएगा। अब देखिए, आपने मान लिया कि इस ब्लॉक का आपको लाइसेंस दिया गया एक्सप्लोर करने का, इस ब्लॉक का आपको लाइसेंस दिया गया, तो आप सर इसी ब्लॉक में रहिएगा। हमें पता है कि अंडमान सी में बहुत अच्छा नेचुरल गैस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह में, हर ब्लॉक में आप जाके मुंह मार रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हर ब्लॉक में जाके मुंह नहीं मारना है आपको। आपको क्या करना है? अपने ब्लॉक में रहिएगा, विच इज 30 minutes by 30 minutes, 30 minutes लैटिट्यूड बाई 30 minute लॉन्गिट्यूड। तो इतना बड़ा एरिया में आप एक्सप्लोर कीजिएगा, और एक्सप्लोरेशन से भी कम, एक्सप्लोरेशन का एरिया हाफ आप प्रोड्यूस कीजिएगा। मान लिया कि आप एक्स एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो x/2 एरिया जो है आप उसमें प्रोड्यूस कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर खोज लेंगे तो आपको लगेगा अरे अंडमान सी तो कहीं भी डालो, वहां से तो नेचुरल गैस निकल रहा है, तेल निकल रहा है। लेट मी स्टार्ट ड्रिलिंग इन द एंटायर अंडमान सी। ऐसा नहीं होगा। योर कंपोजिट लाइसेंस will only be applicable for an x area which is 30 by 30, 30 minutes latitude by 30 minutes longitude, and your production area will be just half। अब ये चीज सबको समझ में आई? वेर एवरीबडी एबल टू गेट दिस आइडिया? क्या आपको समझ में आ गया कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का क्या इसमें वो चीज है? व्हाट इज द बैकड्रॉप? ओके। प्रोडक्शन लीजेस इंक्लूडिंग दोज अंडर कंपोजिट लाइसेंस विल हैव ए वैलिडिटी ऑफ 50 years। पहले कितना था?
30 ईयर्स। तो सरकार थोड़ी तुम्हें बेच रही है, सरकार लीज पे देती है। खनिज जो है, ये आपके कोल फील्ड्स, ऑफशोर मिनरल्स, ऑफशोर माइंस, ऑफशोर नेचुरल गैस, ये किसका है फ्रेंड्स? हु डज इट बिलोंग टू? द पीपल और द कंपनीज और द गवर्नमेंट? इट बिलोंग्स टू द पीपल, एंड द गवर्नमेंट इज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, सो इट इज ओनली गिविंग एज अ लीज। आप नेशनल एसेट्स को बेच नहीं सकते। आप जो है नेशनल एसेट्स को बेच बेच नहीं सकते। ठीक है। हाँ, यू आर राइट। ओके, यू आर राइट, इट विल, आई थिंक इट विल गो डाउन बाय क्वार्टर, राइट? क्योंकि 50% यहाँ से कम हो रहा है, 50% यहाँ से कम हो रहा है, तो 30/30 इज व्हाट? मान लो कि अगर 900 है और 15/15 इज व्हाट? 225, इट इज, हाँ, क्लोजर, यू आर करेक्ट। सी सैट भाई आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। सी सैट जो है इस बार आपका पक्का क्लियर हो, एक्सीलेंट। तो ये जो है दिस इज वेरी लेस। ओके, दोनों आधा आधा कटाई हो जाए। 30 को है 15, और 30 15 लॉन्गिट्यूड को हाफ कर रहा है और लैटिट्यूड को हाफ कर रहा है। एज अ रिजल्ट एरिया जो है आपका क्वार्टर हो जाए। मैंडेटरी ऑक्शन, कंपिटिटिव बिडिंग जो है वो मैंडेटरी बन जाता है फॉर ग्रांटिंग प्रोडक्शन लीजेस एंड कंपोजिट लाइसेंस टू प्राइवेट एंटिटीज। तो विदाउट कंपिटिटिव बिडिंग जो है आप नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार को ऑफर करेगा, सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार को ऑफर करेगा उसी को मिलेगा। ओके, उसी को जो है मिलेगा ये लाइसेंस। ओके, एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन लीजेस मेड बिफोर द बिल्स प्रोविजन केम इनटू इफेक्ट विल बी वॉइड। मतलब इस बिल के पहले जितने भी एप्लीकेशन आए थे प्रोडक्शन लीज लेने के लिए वो सारे रद्द हो जाएंगे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी ग्रांटेड कंपोजिट लाइसेंस, तो पीएसयूज को मिल सकता है। और प्रोडक्शन लीजेस, ठीक है, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट कंपनीज आर आल्सो अलाउड। जेवीज जो है इट इज ऑल्सो अलाउड। माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, तो एटॉमिक मिनरल्स जो है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर एटॉमिक मिनरल्स will be granted only to the government or government companies. Please remember, no joint venture, only government companies will have the right to atomic minerals. Standard area of blocks, the size of one blocks for offshore mining is reduced from 5 minutes latitude by 5 minutes longitude to 1 minute latitude by 1 minute longitude. The maximum area one entity can acquire is limited to 45 minutes latitude by 45 minutes longitude. तो ये मतलब क्या कह रहा है कि इसने क्या किया, 5 minutes latitude इंटू 5 मिनट्स लॉन्गिट्यूड जो है, ओके, 5 मिनट्स लैटिट्यूड इंटू 5 मिनट्स लॉन्गिट्यूड से हटा दिया, और उसके बाद जो है क्या किया, उसको कम कर दिया। मतलब अब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत ज्यादा बिडिंग्स होंगी। तो हर लॉट जो है वो आपका जाएगा। पहले क्या होता था, 5x5 का जाता था, अब कितना जाएगा, 1x1 का जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एंड वन कंट्री जो है वो 45 लॉट्स ले सकती है। ओके, वन ब्लॉक जो है, ओके, वन ब्लॉक जो है आप उस हिसाब से देखो तो कितना, 45 मिनट्स लैटिट्यूड बाय 45 मिनट्स लॉन्गिट्यूड, उतने ब्लॉक्स आप ले सकते। ठीक है, तो दिस इज द लिमिट दैट इज इम्पोज्ड अपॉन यू। और इससे ज्यादा नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज मोनोपोली एंड करने की, किसी एक कंपनी की ऐसा ना हो कि सारा ब्लॉक्स रिलायंस ले ले, है ना? ऐसा ना हो कि सारा ब्लॉक्स जो है, अरे इतना छोटा भी डिस्टेंस, भाई छोटे ब्लॉक्स नहीं है ना। आप समझ रहे, 1 मिनट लैटिट्यूड बाय 1 मिनट लॉन्गिट्यूड, ऑन पेपर इट माइट बी लेस, बट ऑन एरिया थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स का होता है। ऑन मतलब एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो थाउजेंड्स, उतना एक्सप्लोर ही नहीं हो पाएगा जितना कैपेसिटी है इंडियन कंपनीज का अभी के मामले में। दे विल हैव टू सीक हेल्प ऑफ अदर आउटसाइड वेंचर्स। क्योंकि 1 मिनट लैटिट्यूड समझ रहे हो कितना होता है, इंडिया अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का उतना एरिया आपका कवर हो रहा है। ओके, इससे क्या हो रहा है, ऑफ शोर एरिया मिनरल ट्रस्ट भी हो रहा है, विच विल एस्टैब्लिश विच कंसेशन होल्डर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फंड्स इन एडिशन टू रॉयल्टीज। फंड्स विल बी यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड डिजास्टर रिलीफ। तो इससे कुछ याद आ रहा है आपको? इससे कुछ याद आ रहा है? मेरे को बताओगे तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगा, बड़ा वाला।
₹10 वाला बार1 के लिए मेरे को बताओ क्या याद आ रहा है ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट से। ₹10 के बार1 के लिए, ₹20 के किटकैट के लिए बताओ। अब मैं जब आंसर दूंगा तो वो मत बोलना प्लीज की ना, नो नो नो, नॉट एग्जैक्टली। यूपीएससी का पीवाईक्यू है, इतना मैं आपको दे सकता। जब मैं बोलूंगा तब मत बोलना कि अरे मिस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। याद आ रहा है? अब मैं बता रहा हूँ आंसर। आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। याद आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन याद है कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर जो काम करता है। याद आ रहा है किसके अंदर था ये? एमएमडीआर एक्ट के अंदर। एमएमडीआर एक्ट 2015 दे हैड आस्क्ड। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, मुझे बताइए फ्रेंड्स। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब यूपीएससी पूछ चुकी है तो क्यों नहीं देगा? यूपीएससी जब पूछ चुकी है ऑलरेडी तो आपको क्यों नहीं देगा? दैट इज द क्वेश्चन। फाइन्स फॉर वेरियस ऑफेंसेस सच एज कंडक्टिंग एक्टिविटीज विदाउट अ परमिट और लाइसेंस जो है 10 लाख रुपए हो गया। अगर आप पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, ओके, कि आप बिना परमिट या लाइसेंस के कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए का फाइन आप पे जड़ दिया जाएगा। क्या इसमें किसी को थोड़ी भी दिक्कत है इस एक्ट में? नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, तो ये 2013 का है। ओके, ओके, 2013 का है, 2023 का है सॉरी। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन जुलाई 26। इससे पहले 2015 में आया था फ्रेंड्स। और इसके पहले 1957 का एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट 1957 का एक्ट है और 2015 में आया है। इट अमेंड्स द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 regulating the mining sector. Okay, it classifies mining activities into reconnaissance, prospecting and mining. तो ये क्या कर रहा है? माइनिंग एक्टिविटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहा है: reconnaissance, prospecting और mining. Reconnaissance expansion, so it defines reconnaissance as preliminary survey including aerial survey, geophysical survey और geochemical survey. तो जिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे जो आप करते हैं वो इसके थ्रू दिखता है। इट अलाउज प्रीवियसली प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज लाइक पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग एंड सब सरफेस एक्सकवेशन। तो पहले क्या था फ्रेंड्स कि आप जो है ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग, सब सर्विस एक्सकावेशन, पिटिंग, ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे अंडर द नेम ऑफ रिकॉनेसेंस। अब जो है उसको क्या कर दिया गया है कि आप कर सकते हो। अगर आपको रिकॉनेसेंस मतलब क्या होता है? रिकॉनेसेंस मतलब सर्वे की है कि नहीं, लिथियम है कि नहीं। ओके, तो पिट्स बनाना हो गया, ट्रेंच बनाना हो गया, ड्रिल करना हो गया, सब सरफेस। ओके, ऊपर के सरफेस और थोड़े से नीचे के सरफेस को अगर आपको हटाना है तो आप जो है यहां से देख सकते हो। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, so it introduces exploration license for specified minerals and it authorizes reconnaissance or prospecting issued for 29 minerals which are listed in the 7th schedule including gold, silver and copper. ओके, तो ये 7th schedule के 29 मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, क्लासेस भी ले सकता हूं मैं। I'll probably most probably take a class on this. And it declassifies 6 atomic minerals. ये जो है 6 एटॉमिक मिनरल्स को जो है क्या कर रहा है? डी क्लासिफाई कर रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आ रहा है। ओके, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इज ग्रांटेड थ्रू अगेन कॉम्पिटिटिव बिडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑक्शन डिटेल टर्म्स और कंडीशन को करेगा। ये याद रखिएगा, एमएमडीआर एक्ट में 2023 इसमें क्या है? एक्सप्लोरेशन लाइसेंस कौन ग्रांट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ग्रांट करने का आजादी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होगा? डिफाइन करने का टर्म्स, किस टर्म्स पे ऑक्शन होगा, ताकि सारे स्टेट में देयर कैन बी एन इंटर स्टेट पैरिटी, इंटर स्टेट पैरिटी और यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। वैलिडिटी एंड एरिया लिमिटेशन, सो वैलिडिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 5 years and it is extendable up to 2 years. वैलिडिटी क्या है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का? 5 साल है और एक्सटेंडेबल है कब तक? 2 साल। अलाउज एक्टिविटीज इन एरिया
अप टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक एक्टिविटीज जो है ये अलाउ करता है विथ 25% रिटेंशन ऑप्शन आफ्टर 3 इयर्स। 25% रिटेंशन ऑप्शन जो है आफ्टर 3 इयर्स आपको अलाउ करेगा। आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक वाले एरिया में काम कर सकते हैं और 25% जो है आप रिटेन कर सकते हैं वो एरिया आफ्टर 3 इयर्स। इट रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स विद इन 3 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स और एक्सपायरी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक लाइसेंस लिया है, आपने एक लाइसेंस लिया है तो आप अप टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्लोर कर सकते हैं और 25% ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ओके आप जो है आफ्टर 3 ईयर रिटेन कर सकते। ओके वो जो एरिया है उसको फर्दर रिटेन कर सकते। क्या ये चीज समझ में आई? मान लो जितना भी आपका है, सपोज यू आर ऑपरेटिंग एक्सप्लोरेशन अंडर 1000, ओके 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका एक्टिविटी हो रहा है। ओके और उसके बाद क्या हो रहा है आफ्टर 3 इयर्स, ओके आफ्टर 3 इयर्स आप क्या कर सकते हो उसको रिटेन कर सकते हो। ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आपको मिलेगा ना, आपको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा और अप टू 2 इयर्स आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। तो टोटल कितना होगा? 7 इयर्स। कैन आई से दैट मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 7 इयर्स। सेम पार्टी 5 साल के लिए लेगी, फिर उसको 2 साल तक रिन्यू करा सकती है। तो मैक्सिमम अ पार्टी कैन वर्क ऑन द सेम लाइसेंस इज 7 इयर्स। और एक्टिविटीज जो भी कर रहे हो आप, माइनिंग हो गया या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वो मैक्सिमम एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक। मैक्सिमम एरिया जो है आपका 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक है और उसके बाद वो एरिया जो है आपको रिटेंशन ऑप्शन मिलेगा 3 साल के बाद। ओके आफ्टर जो है आपका, ओके आफ्टर जो है यहां पर क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है आपको? आफ्टर 3 इयर्स आप जब 3 साल कंप्लीट कर लोगे उस एरिया में माइनिंग वगैरह करते हुए, तो आप जो है यू विल गेट रिटेंशन ऑप्शन। ओके क्या अभी भी नहीं समझ में आया? ओके जैसे समझो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें आप कर रहे हो काम। एक्सप्लोरेशन में समय लगता है ना, ये समझो ना। एक्सप्लोरेशन में तो समय लगता है, तो 7 साल दे दिया उसको। यहाँ पर मान लो कि आप एक्टिविटी कर रहे हो 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपने किया, तो इसके बाद 250 स्क्वायर किलोमीटर आप रिटेन कर सकते। 250 स्क्वायर किलोमीटर आप रिटेन कर सकते हो फॉर एक्टिविटी। ओके रिटेंशन जो है यू कैन रिटेन दैट पर्टिकुलर लीज ऑफ लैंड। हाँ बाकी खुद वापस ले लेगी, बाकी खुद वापस ले लेगी और फिर से एक्शन ऑक्शन होगा उस 3 साल, हाँ 5 साल के बाद। ओके पहले 5 साल देखो, 5 साल तो तुम एक्सप्लोर करोगे है कि नहीं, 5 साल तो एक्सप्लोर करोगे ना कि है कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है आप जो है आप वहां पर क्या बोलोगे कि हम लोग जो है यहाँ पर कम कर लेंगे। ओके कम कर लेंगे मतलब 250 स्क्वायर किलोमीटर में आप काम करेंगे और बाकी सरकार दूसरे को बेच देगी, या हम भी एक नए ऑक्शन में न्यू प्राइस पे ले सकते हैं। आप ऐसे समझो। आई एक्सप्लेन इट अगेन, मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे आपने काम किया, माइनिंग वगैरह की। सपोज सरकार को आप दे रहे हो 10% रॉयल्टी, सरकार को 10% रॉयल्टी दे रहे हो। 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए, तो आपने बोला कि मैंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर विच इज द मैक्सिमम एरिया अलाउड, उसमें मैंने काम किया है, तो आई विल रिटेन 250 स्क्वायर किलोमीटर एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% आई एम गोइंग टू रिटेन। और बाकी का जो 750 स्क्वायर किलोमीटर है वो सरकार फिर से बेचेगी, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर अ न्यू रेट। अब वो कॉम्पिटिटिव ऑक्शन है, तो हो सकता है आपको 15% देना पड़े, या कोई दूसरी पार्टी 20% दे दे सरकार को, या हो सकता है कि कोई इंटरेस्टेड ना हो, आप ही का फायदा हो जाए एज अ कंपनी। आप दे रहे हो 10%, अब नए लीज पे 7% दे रहे हो बिकॉज नॉट मेनी कंपनी आर इंटरेस्टेड इन माइनिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। अब आप समझे इस बात को? वेर यू guys able to get the concept?
if resources proven, state government to conduct mining lease auction within 6 months. Licensee entitled to share in auction value as prescribed by central government. Okay, यहां पर क्या होगा, इट रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। पहले तो आपको जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन या एक्सपायरी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इफ ऑक्शन इज नॉट कंडक्टेड, स्टेट गवर्नमेंट टू कॉम्पनसेट लाइसेंसी। अब यहां पर लाइसेंसी जो है, जो आपका खोजेगा, जो आपका एक्सप्लोर करेगा, he has the right to a finder's fee. He has a right to what? He has a right to a finder fee. Okay, ठीक है, ऑल राइट। और अगर ऑक्शन नहीं होता है, समझिए यहां पर, अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया और ऑक्शन नहीं करना चाह रहे किसी रीजन से, तो जो भी आपको आपका समय खर्च हुआ है, जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जो भी आपका सैलरी वगैरह आपने दिया है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेट करे। उसके लिए क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दे विल कंडक्ट ऑक्शन फॉर कंपोजिट लाइसेंस एंड माइनिंग लीज ऑफ स्पेसिफाइड क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ग्रांट करने का, लेकिन यहां पर क्या है, कंपोजिट लाइसेंस देने का या माइनिंग लीज देने का फॉर स्पेसिफाइड क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल, जिससे देश की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, फॉस्फेट, पोटैश, टिन और अदर है। और यहां पर जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और कंसेशंस कौन देगा, कंपनी को कंसेशंस जो है फिर भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, ताकि उनके स्टेट का भला हो जाए। ओके, इज इट क्लियर? ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। सो ये लोकसभा में आया था, और ये क्या है, रजिस्ट्रार जनरल जो है, दे विल मेंटेन ए नेशनल डेटाबेस और ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स। ओके, रजिस्ट्रार जनरल जो है, दे विल मेंटेन ए व्हाट, नेशनल डेटाबेस ऑफ registered births and death, and chief registrar and registrars are obligated to share data with national database। तो एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है बर्थ्स और डेथ्स का। एंड चीफ रजिस्ट्रार जो है, दे विल मेंटेन सिमिलर डेटाबेस एट द स्टेट लेवल। जो चीफ रजिस्ट्रार है, वो क्या करेगा, सिमिलर डेटाबेस बनाएगा स्टेट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जो है, यहां पर क्या कर रहा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बता रहा है, मतलब जो हाइफन था उसको हटा रहा है। और यहाँ पर जो है, बर्थ जो होगा जेल में, होटल्स में, लॉजेस में। कभी कभार क्या होता है, हॉस्पिटल्स में नहीं होता है बर्थ, कहाँ पे होता है, हो सकता है जेल में हो जाए, हो सकता है होटल में हो जाए, हो सकता है लॉजेस में हो जाए। तो वहां पर भी जो है ये एक्ट काम करेगा। और यहाँ पर क्या है, इट रिक्वायर्स स्पेसिफाइड पर्सन रिपोर्टिंग बर्थ्स टू प्रोवाइड आधार डिटेल ऑफ पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स। मतलब जो आदमी जेल में पैदा हो रहा है बच्चा, जो बच्चा होटल में पैदा हो रहा है, जो बच्चा लॉज में पैदा हो रहा है, अगर उसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि देखिए जी जेल में पैदा हुआ है, ये हो सकता है कि होटल में पैदा हुआ, कोई भी इन्फॉर्म कर रहा है सरकार को, तो उसको आधार डिटेल देना पड़ेगा दोनों पेरेंट्स का, कि किस कैसे हो गया ये बच्चा या कहाँ पर हो गया ये बच्चा, तो उसके बेसिस पे आधार डिटेल हो। इट इंक्लूड्स अडॉप्टिव पेरेंट्स, अगर कोई अडॉप्टिव पेरेंट्स है, कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स है सरोगेसी में, या कोई सिंगल पेरेंट्स है, या अनवेड मदर्स है, मतलब बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, तो इसमें आपको अपना आधार डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, सरोगेसी के थ्रू कर रहे हैं बच्चा, या आप सिंगल पेरेंट्स हैं, या आप एक अनवेड मदर है, मतलब आउट ऑफ वेडलॉक बच्चा अगर पैदा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, आपको अपना आधार देना पड़ेगा। नेशनल डेटाबेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ शेयर हो सकता है। एंड स्टेट डेटाबेस जो है, इट मे बी शेयर्ड with authorities dealing with other state database, and this is subject to state government's approval। ठीक है, utilization of birth certificate, birth and death certificate is mandatory for persons born after the bill's effect। तो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है, किसके लिए, पर्सन हु आर बॉर्न आफ्टर द बिल, मतलब अभी जो भी बालक पैदा होंगे
2023 के बाद, तो उनके लिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको बनवाना ही पड़ेगा। एंड इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग एजुकेशनल एडमिशन, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट जॉब अपॉइंटमेंट। ठीक है, करप्शन नहीं होगा फॉर द रीजन दैट ऑनलाइन हो जाएगा, ये मेथड जो है ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, electronic certificates, it amends act to provide for obtaining birth and death certificate electronically or otherwise। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आप लिख सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लेकिन चलना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहो अपना इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉज ऑफ डेथ टू रजिस्ट्रार फॉर डेथ अकरिंग विद इन देयर प्रेमाइसेस। जो भी कॉज ऑफ डेथ जो होता है, जैसे मान लो कि हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक लिखना पड़ेगा, या कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे लिख के आपको देना पड़ेगा। एंड कॉपी जो है डेथ सर्टिफिकेट का, इट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द नियरेस्ट रिलेटिव। फॉर डेथ्स एल्सवेयर, attending medical practitioner issues certificate to specified person for registrar submission। तो जैसे आपका घर में डेथ हो गया किसी का, अगर या किसी का दूसरे जगह डेथ हो गया, तो वहां पर जो आप बुलाएंगे, किसी को तो बुलाएंगे ना। देखिए बहुत बार गांव वगैरह में क्या होता है कि अगर मान लो कि आदमी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मरा मान लेते हैं, फिर जला देते हैं। स्पेशली बूढ़े लोगों के साथ होता है, बिकॉज बूढ़ा पीपल आर सीन एज अ बर्डन। the elder people, they are seen as a burden, तो जनरली जल्दी जल्दी में जला देते हैं। और ये होता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में वी हैव सीन दैट अगर मान लो कि बहुत ज्यादा ओल्ड है और फैमिली इज नॉट पर्टिकुलरली वेल ऑफ, तो दे सी देम एज अ बर्डन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो प्रैक्टिशनर है, उसको बुलाना पड़ेगा आपको, किसी भी मेडिकल सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता आ जाता है, कंपाउंडर एटलीस्ट आ जाता है, और वो जो है आपका स्टेथोस्कोप लगा के पल्स वल्स चेक करके बताएगा वेदर दैट पर्सन इज डेड और अलाइव। और उसके बाद जो है फिर ये वो कुछ लिख के देगा कि ओके, आई हैव अटेंडेड टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन हैज डाइड। ओके, मर्डर के बेसिस पे भी हो सकता है कि मान लो कोई मर्डर करके जला दे, होता है ना, जल्दी जल्दी में जला दिया जाता है। फैमिली में फ्यूड होता है, जनरली ये क्या होता है कि फैमिली के विद इन फ्यूड होता है। तो मान लो कि भाई भाई में लड़ाई हो गई, भाई बाप बेटे में लड़ाई हो गई, माँ बेटे में लड़ाई हो गई, माँ बेटी में कुछ ऐसा हो गया कि मार दिया, तो फैमिली में बात रह जाए, और एटलीस्ट कोई चला गया है तो दूसरा जेल ना चला जाए, तो जनरली लोग क्या करते हैं, चुप 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 के जला ही देते हैं। तो वो सब आप नहीं कर सकते हो अब जो है, दिस इज नॉट पॉसिबल। रजिस्ट्रार टू प्रोवाइड बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रेंट्स विद इन 7 days फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और अपील अलाउज अपील टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और चीफ रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ एक्शन और ऑर्डर। आपको जो है क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या चीफ रजिस्ट्रार को आप अपील कर सकते हो, और डिसीजन आपको वापस मिल जाएगा 90 days में फ्रॉम द डेट ऑफ अपील। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट एक्ट की, इसके बाद छोड़ देते हैं, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023। सो ये अमेंड कर रहा है सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को। ओके, इट गवर्न्स फिल्म सर्टिफिकेशन एंड एग्जीबिशन, एंड इट सब्सटीट्यूट्स। यहां पर क्या कर रहा है, इट बेसिकली देखिए, सिनेमाटोग्राफ एक्ट का काम क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना सेंसर बोर्ड है। ओके, सेंसर बोर्ड है, याद है सेंसर बोर्ड क्या करता है, जब भी आप देखते हैं, जब भी आप देखते हो, तो क्या देखते हो, सबसे आता है ना आगे में, और ये क्या होता है, यूए का मतलब क्या होता है, यूए का मतलब क्या होता है, व्हाट डज यूए मीन्स, अनरिस्ट्रिक्टेड विथ कॉशन। मतलब सी, सीबीएफसी करके एक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो वो क्या करती है, ए, यूए और एस, ये 4 सर्टिफिकेशन देती है। यू मतलब क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे कि अनरिस्ट्रिक्टेड का एग्जांपल क्या होगा,
भूतनाथ, भूतनाथ, तारे जमीन पर कह सकते हैं। ये क्या है, छोटा भीम मूवीज, रामायण। ए में क्या होता है, अडल्ट ओनली, तो कोई भी बी ग्रेड मूवी, एनी मूवी विच इज नॉट वेरी सेवरी, है ना। एनिमल कह सकते हो। यूए क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन बट विथ गाइडेंस, मतलब 7 साल के ऊपर के नीचे के बच्चे नहीं जा सकते। अगर यूए 13+ है तो इसका मतलब 13 साल के नीचे के बच्चे अकेले नहीं जा सकते, पेरेंट्स के साथ जा सकते। और यूए 16+ है, इसका मतलब क्या है, आप जो है 16 विदाउट पेरेंटल गाइडेंस आप नहीं जा सकते। ओके, तो इस बेसिस पे रहता है। और सेपरेट सर्टिफिकेशन विल बी देयर फॉर टेलीविजन एंड मीडिया फ्रॉम फिल्म्स। ओके, और फिल्म्स विद ए और एस सर्टिफिकेट्स नीड सेपरेट सर्टिफिकेशन। हाँ, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्पेशल या रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस। मतलब एस का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड या स्पेशल ऑडियंस, मतलब सिर्फ डायरेक्टर्स देख सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स देख सकते हैं, सिर्फ लॉयर्स देख सकते हैं, वैसा। तो अगर कोई फिल्म है जिसके पास ए या एस है, मतलब अडल्ट या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, इट नीड सेपरेट सर्टिफिकेशन फॉर टेलीविजन और अदर मीडिया। मतलब ये जो है यूए या यू सर्टिफिकेशन पे टेलीविजन पे नहीं दिखा सकता। ऐसा होता है ना, कि कोई मूवी आई है मान लो मई में, और नवंबर में उसको स्टार प्लस पे दिखा रहे हैं। कोई मूवी आई है मई में और फिर नवंबर में उसको स्टार प्लस पे दिखा रहे हैं। तो आपको अगर सिनेमा हॉल में दिखाना है, तो आप अगर आपके पास यूए या यू सर्टिफिकेट है, तो यू कैन यूज द सेम सर्टिफिकेट टू शो इन द टेलीविजन ऑल्सो। लेकिन अगर आपके पास अडल्ट या एस सर्टिफिकेट है, तो आपको बोथ मूवीज और टेलीविजन के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। द बोर्ड में डायरेक्ट डिलीशंस और मॉडिफिकेशन फॉर सेपरेट सर्टिफिकेशन। तो अलग अलग आपको बोल सकता है। हो सकता है सिनेमाज में, देखिए सिनेमा ऐसा क्यों होगा, सोच के देखिए कि आपको दो जगह पे अलग अलग सर्टिफिकेट लेने के लिए और अलग अलग डिलीशन करने के लिए क्यों बोलेगा, ध्यान से समझिएगा। मान लिया एनिमल दिखा रहा है मूवी, उसमें बहुत वायलेंस है और उसमें दूसरी चीजें भी हैं। तो अगर आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं, तो वहां पर एक्सेस करना बच्चों के लिए आसान है, या उनके लिए आसान है रिमोट से चला के देखना। वहां पर तो रोक देगा ना कि मैम सॉरी, बच्चा नहीं जाएगा अंदर, ये एनिमल है, हम लोग को फाइन लग जाएगा। यहाँ पर जो है एनिमल मूवी है, ए सर्टिफाइड है। तो इसीलिए अगर मान लो नवंबर में आ रहा है, तो वो बच्चा चला के देख लिया। तो इसीलिए बोल रहा है कि यहां पर हम एक टोन्ड डाउन वर्जन फॉर द टेलीविजन, हम एक टोन्ड डाउन वर्जन जो है लेके आएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन, it prohibits unauthorized recording or exhibition of films. It attempts unauthorized recording also considered an offense. So जो भी वो देखते हो, जैसे मान लो कि आज कोई मूवी आई, तो उसका रात को ही लीक आ जाता है। कभी ऐसा देखा है? हाँ, थिएटर कॉपी में क्या होता है, कोई बंदा होता है अपने मोबाइल से, हाँ अपने मोबाइल से करता, बहुत बहुत बेकार क्वालिटी होती है, बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी होती है, और आवाज भी नहीं आती अच्छी तरीके से। तो कुछ होते हैं स्पेशल कीड़े जो हॉल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो देख लेंगे। तमिल रॉकर्स करके है ना, या songs.pk वगैरह पे भी आता है कभी कभार। नहीं, songs.pk तो वो है गाने का, उस टाइप के वेबसाइट्स पे songs.pk, टेलीग्राम पे, है ना, सेम डे आ जाता है रात को। तो वो सारी जो है ऑफेंस है, पायरेसी का है ऑफेंस है। अनऑथराइज रिकॉर्डिंग, मेकिंग और ट्रांसमिटिंग इनफ्रिंजिंग कॉपीज विदाउट ओनर्स ऑथराइजेशन। ओके, ओनर के ऑथराइजेशन के बजाय आप कॉपीज नहीं बना सकते, और अनऑथराइज एग्जीबिशन नहीं कर सकते। आप जो है पब्लिक एग्जीबिशन नहीं कर सकते हो किसी के मूवी का विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस। ऑफेंसेस आर सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन अंडर कॉपीराइट एक्ट। एग्जेम्पशन अंडर इंक्लूड प्राइवेट और पर्सनल यूज, मतलब आप घर पे देख सकते हो, और है ना अपने पर्सनल यूज के लिए देख सकते हो। रिपोर्टिंग ऑफ करंट अफेयर्स एंड रिव्यू और क्रिटिक ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो उस पे कि ये मूवी ऐसी है वैसी है, तो वो कॉपीराइट एक्ट नहीं लगेगा आप पे। ऐसे आप समझ रहे हैं, कोई भी प्लॉट पूरा दे सकता है, मूवी का पूरा प्लॉट दे सकता है, क्रिटिसिज्म, है ना। तरन आदर्श और क्या नाम है उसका, अनुपमा चोपड़ा, ये सारे लिखते हैं ना। तो वो क्या करेंगे, तो उन वो एग्जेम्प्टेड है। ओके,
क्रिटिसिज्म ऑफ मूवी जो है वो एग्जेम्प्टेड है। पनिशमेंट क्या है, 3 मंथ से लेके 3 साल तक, फाइन्स बिटवीन 3 लाख रुपीज और 5% ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लो कि 100 करोड़ लगा है, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसी सल्लू भाई की मूवी है, 100 करोड़ का बजट है, तो उसमें जो है आपको 5 करोड़ रुपए फाइन लग सकता है। मिनिमम 3 लाख रुपीज फाइन है। परपेचुअल वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेशन इशूड जो करेगा बोर्ड, वो अंतिम समय तक वैलिड रहेगा, जब तक दुनिया है, जब तक ये दुनिया में सूरज है, चांद है, ठीक है, जब तक अर्थ है तब तक ये रहेगा। रिविजनल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, so it removes central government's power to examine and make orders on certified or pending certification films। तो ये क्या करता है, it removes central government's power to examine and make orders on certified or pending certification film, matters are to be disposed of by the board only। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना नाक नहीं डाल सकती इसके अंदर, वो एग्जामिन नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं कर सकती सीबीएफसी को कि आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अभी रखते हैं, कल इसको हम लोग कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे। तो हम लोग कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी तक अगर आपको रियलाइज हो गया है तो इसको जरूर से पढ़िएगा, इसको जो है जरूर से पढ़िएगा, सारे वीडियोस 2x पे करके एटलीस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस फॉर स्टेइंग दिस लेट। ओके।